तो चलो, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी में भी पर्टिकुलरली हम बात करेंगे मैपिंग की। देखो, मैपिंग जो है वो एक टफ टास्क भी हो जाता है, मगर बहुत मज़ेदार टास्क भी है अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को टच करूँगा। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको अचीव करनी है, इसमें आपको थोड़ी सी टफनेस फील हो रही है, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। रेस्ट इट्स अप टू यू। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू रीड एटलस। ये जो एटलस आप सबके पास है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो मैपिंग में, आप सबने एटलस खरीदा है। कोई भी एटलस खरीदा हो, सब में वही लोकेशंस मार्क्ड आउट रहती हैं। मगर इस एटलस को पढ़ें कैसे, इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं। जैसे आपने एटलस देखा होगा, कई बार आपसे आपका कोई दोस्त बोल देता होगा कि यार ये लोकेशन ढूंढ के बता। आपने ऑलरेडी 3-4 बार पहले पढ़ी है, मगर आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा ही नहीं उसमें। क्या अरे ग्लेशियर दिखा तो था, पता भी है जम्मू कश्मीर में ऊपर है, देखना है मुझे, काराकोरम के इस साइड देखना है, मगर मिल ही नहीं रहा है सियाचिन ग्लेशियर। क्योंकि बहुत बारीक बारीक, बहुत छोटा छोटा दिया रहता है उसमें, तो बहुत सारी हज़ारों लोकेशन है एक एक मैप में। तो ये जो एटलस है इसको पढ़ें कैसे। इनफैक्ट कई बार तो ये भी होता है, जब हम एटलस में हाइलाइटर से मार्क कर देते हैं, उसके बाद हम खुद जाके देखते हैं तो हाइलाइटर कभी मिट जाता है। कभी कभी हाइलाइटर के बाद भी उस लोकेशन को हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इमेजिन करो कि अगर हाइलाइटर के बाद भी आपका दिमाग उसको एक झटके में नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको कितना टाइम लगेगा उस मैप को रिवाइज करने में। मिल तो जाएगी वापस से लोकेशन, क्योंकि हाइलाइटर है, दिखेगा तो सही, मगर उसको ढूंढना पड़ेगा आपको प्रिसाइसली। तो ये एटलस को पढ़ें कैसे, है ना। ये इतना आसान नहीं है कि बस एटलस खरीदा, उस पर फटाफट हाइलाइटर चलाया और आगे बढ़ गए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी रहता है बहुत सारे लोगों का कि एक एक मैप बना लो, एक मैप ऐसा बनाओ जिसमें सारे नेशनल पार्क हों, एक मैप ऐसा बनाओ जिसमें सारी नदियाँ हों। क्या ये चीज़ सक्सेसफुल है? ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ऐसे देखना पड़ेगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको यूपीएससी के लिए बताऊंगा, जिसमें सबसे टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, हम उसकी बात करेंगे, बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा। रिवाइज लोकेशन ईच एंड एवरी टाइम वेन एवर इट कम्स, ये मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है। फिर टाइम इज़ मनी। इस पूरे वीडियो लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपके टाइम को बचाना और इफेक्टिवनेस को कम ना करना। मतलब कि अगर आपका कॉम्पिटिटर ज्योग्राफी के 5 में से 4 सवाल कर पा रहा है, तो आप भी 4 सवाल कर पाओ, मगर उससे आधे से भी कम टाइम में। ये इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। न्यूमोनिक्स से याद रखते हैं बहुत सारे बच्चे कि गंगा को पहले पढ़ूंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज नॉर्थ वाली या लेफ्ट बैंक या राइट बैंक, उनको न्यूमोनिक्स से रट लूंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल या लॉजिकल। फैक्चुअल को कैसे करना है, लॉजिकल को कैसे करना है। ओवरलेइंग मैप्स क्या होते हैं, ये इसके बारे में बात करेंगे। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कैसे अलग हो सकता है मैपिंग में। डिजिटल अगर आप बना रहे हो मैप्स को, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं, और अगर पेपर पे बना रहे हो, जैसे कि मैं बहुत सारे आपको जो मैंने पेपर पे मैप्स बनाए उसको शेयर करता रहता हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे इसको आप अपडेट करोगे, या इनमें और भी जो क्रिटिकलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको बहुत इलेबोरेटली सारी चीज़ें एक बार में समझाऊंगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, जो मैंने खुद ने की हैं। ठीक है, देखो, पहले वर्ल्ड पे ना जाते हुए अ, हम लोग नदी नालों की बात कर लेते हैं, जो बहुत आसान होता है समझना, है ना। गंगा नदी से, क्योंकि अभी मैंने बोला तो गंगा नदी से मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हम मैप को पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्योंकि पूछते हैं, तो दूसरी बात यह है कि इस पर कमांड कैसे करें। कमांड का मतलब होता है कि आपसे अपफ्रंटली कोई क्वेश्चन पूछे और आप उसका आंसर कर पाओ। तो आसान बात है, मैप को पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, चीज़ें रटा जाएंगी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको मार्क करके आ जाना। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैप को पढ़ने का मतलब है भारत के, न सिर्फ भारत के, वर्ल्ड के इतने बड़े एरिया में इतनी सारी लोकेशंस को मार्क आउट करके याद रखना। कैसे रखोगे, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स काम करती है। सिर्फ एक टेक्निक काम नहीं करेगी कि आप बार बार चीज़ों को पढ़ो और आपको चीज़ें याद हो। हाँ, अब अगर आपके पास 5-7 साल का 10 साल का टाइम है तो आप कर लो, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। मगर अगर आपके पास टाइम की भी कमी है, आपके पास एनर्जी आपको कम से कम डिवोट करनी है, मगर मैक्सिमम सवालों के जवाब आपको लगा के आने हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं हो सकती, बनी नहीं है आपके लिए। फिर क्या करें, तो देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मैप को कैसे बनाया जाए। सबसे पहली चीज़ ये है टाइम। आपको अपने मैप की प्रैक्टिस के लिए और मैप को डिज़ाइन करने के लिए टाइम को कम से कम रखना है। और वो जब ही पॉसिबल है जब आप एक बार शिद्दत से बैठ के
इस तरीके से मैप को डिज़ाइन करो। आपने सिर्फ जो मैं मैप दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं, आपने से तमाम मैप देखे होंगे, मैं ये बात जानता हूँ, और वो सारे मैप बिल्कुल सही हैं। बस उसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है मिस आउट हो जाती है, और वो सबसे क्रूशियल पॉइंट है इन सारे मैप्स का, वो ये है कि जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली यूपीएससी पूछता है वो आपसे कभी नहीं पूछ रहा। अगर पीछे जाके हम कुछ रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन पेपर को देखें, मैं आदि काल के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्वेश्चंस इतने आसान वो नहीं पूछ रहा है कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को नॉर्थ से साउथ डिवाइड कर दो या अरेंज कर दो, या इसमें से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। उनके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो हो चुका है एक तरीके से जियोस्पेटियल प्लानिंग जिस तरीके से की जाती है, जिसे मैं ओवरलेइंग मैप्स बोलता हूँ। ओवरलेइंग मैप्स का मतलब होता है एक ही मैप पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो आपको एकदम से अंदर जाएंगे। हम लोग नेशनल पार्क्स को पढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। अब अगर ये इमेजिन करो कि आपने एक पेज पे सारे नेशनल पार्क लिख लिए, तो आप असम के सारे नेशनल पार्क एक पेज पे लिख चुके हो। एक पेज पे आपने नदियां बना ली, ब्रह्मपुत्र नदी आप एक पेज पे लिख चुके हो। अब वो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि ये जो मानस नेशनल पार्क है ये कौन सी नदी पे आता है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो रायमोना नेशनल पार्क है ये किन दो नदियों के बीच में आता है। कोई भी स्टूडेंट अगर उसने एक पेज पे एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, मतलब कि एक पेज पे नेशनल पार्क को पढ़ा है, दूसरे पेज पे नदियों को पढ़ा है, अब वो कितना ही ब्राइट स्टूडेंट हो, भले ही उसने कितनी भी मेहनत की हो दोनों चीज़ों में, वो यहाँ पे जाके अटक जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उस क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क करके ही आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको इतना पढ़ने के बाद भी चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और हो भी सकता है कि वो गलत मार्क करके आ जाए। तो क्या इससे अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम ओवरलेइंग मैप्स को तैयार करें? एक बार की मेहनत है और ये आपको सबको करनी पड़ेगी। ओवरलेइंग मैप्स का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे नदियाँ बना रहे हो, आप इसी नदियों में नेशनल पार्क्स को लिख लो। एक मैप ऐसा बनाओ जहाँ पे नदियाँ हो सकता है यहाँ की कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ठीक है, हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं जिनको आप लिखना चाहते हो, जैसे तवांग मोनेस्ट्री हो गई। तमाम आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मोनेस्ट्रीज पे क्वेश्चन पूछे। कहने का मतलब है ओवरलेइंग मैप्स का मतलब ये होता है कि आप एक ही मैप में बहुत अलग अलग चीज़ों को लिखो। अब ये अलग अलग चीज़ें लिखोगे कैसे, ये आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में। जैसे मैंने भी आपको तवांग मोनेस्ट्री बताया, जैसे मैंने आपको अभी मैं और भी बहुत सारी आपको पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, न्यूलिथिक साइट्स के बारे में बता सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना, जैसे पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये जब आपको समझ में आएगा जब आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू करोगे। अब देखो मज़ा क्या है। मज़ा ये है कि जैसे मान लो आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में लेट सपोजेडली कोई हिस्टोरिकल साइट आपके सामने आती है। एक बार की मेहनत है, आपको वापस अपने मैप पे जाना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये हिस्टोरिकल साइट थी। तो पहले तो नदियाँ आपने बना ली, उस नदी के साइड में आप उस हिस्टोरिकल साइट को लिख लो, ठीक है। इसे कहते हैं हम ओवरलेइंग मैप्स। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने एक वर्ल्ड का मैप डिज़ाइन करा, ठीक है। अब उस वर्ल्ड के मैप में आप लोग प्लेन्स, प्लेट्यूज, बेस जो हैं, सी जो हैं, माउंटेन रेंजेस जो हैं, डेजर्ट जो हैं, इनको तो हर कोई मार्कआउट करता ही है। ये तो आपको करना ही है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये आप मेरे पास समझने नहीं आए हो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अब मैं अगर चाहूँ तो एनवायरनमेंट के जो टॉपिक होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैसे ओटावा डिक्लेरेशन, जैसे शिकागो कन्वेंशन, ये कन्वेंशंस ये सब इकोनॉमी के पार्ट हैं, ये दोनों एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। ये न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ये सारी चीज़ें, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बहुत बार न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से रिलेट करेंगी। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। आपने एक बार नहीं, आपने बहुत बार मल्टीपल टाइम यूपीएससी में ये चीज़ देखी होगी। आपसे वो पूछते हैं, जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के बारे में, ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन कहाँ पे साइन हुआ। अब एक्चुअली में इसके दो तरीके आंसर करने के। एक तो ये कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन करंटली न्यूज़ में चल रहा था, उस करंट न्यूज़ को आपने कहीं पे पढ़ लिया हो,
या दूसरा तरीका ये है कि फोर्टालेजा लोकेशन कहाँ पे आती है, अगर आपको ये पता है जो कि मैपिंग का पार्ट है, तो भी आप उस क्वेश्चन को करके निकल जाओगे, भले ही आपने करंट में न्यूज़ को पढ़ा ही नहीं हो कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में बोला क्या क्या गया है। कहने का ये मतलब है मैपिंग से रिलेटेड ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो आपने एकदम सटीक तरीके से ओवरलेइंग मैप्स के थ्रू चीज़ों को पढ़ाओ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपसे कभी कोई, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इन जनरल, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो 49th पैरेलल है, इसके पास में कौन सा डेजर्ट या कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिलती है सबसे नियर बाय, कौन सी लेक देखने को मिलती है। अब इमेजिन करो कि अगर आप एक पेज पे सारी लेक लिख लो, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे कि यार इसके पास में थी, ऊपर थी, नीचे थी। ये होता है एक क्रिटिकल मैप को डिजाइन करना, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझी, मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे अभी आपने रिसेंट में अफ्रीका के कुछ क्वेश्चंस को देखा, जैसे कि कोबाल्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। अब देखो होता क्या है कि आपसे ये चीज़ें बिल्कुल पूछी जा सकती हैं कि अफ्रीका जो नेशन है उसमें कौन सी चीज़ मेजरली कहाँ पे लोकेटेड है, या कौन सी जो मिनरल्स हैं या कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे होते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको फिर से यही चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे मान लो नाइजीरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, नाइजीरिया मान लो वहाँ पे कू हो रहा है। अब हो रहा है तो वहाँ की इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। आप मेरी मुद्दे की बात समझ रहे हो कि आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ उस मैप में डालनी पड़ेगी, ताकि जब भी आप अपने मैप को रिवाइज करो ना, तो आपको तुरंत से ऐसे जूम इन करते ही आपको समझ में आए कि हाँ यार नाइजीरिया की बात चल रही है, नाइजीरिया। पहली बात तो दोनों अलग हैं, ये कू कहाँ पे हो रहा है आपको ये समझ में आएगा। अगर कू यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी मेजर संस्था है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कौन सी चीज़ मेजरली मिलती है, यहाँ का पोर्ट कौन सा है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपने पूरे नाइजीरिया को सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज कर लिया। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो मैंने आपको बताया था कि जितनी बार भी आप चीज़ों को देखोगे आपको पढ़ना है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था, रिवाइज लोकेशन ईच एंड एवरी टाइम वेन एवर इट कम इन न्यूज़। जैसा मैं आपको ये बता रहा था नाइजीरिया के बारे में, जितनी बार भी कोई भी इंपॉर्टेंट लोकेशन न्यूज़ में आएगी, आपको वो मैप खोलना है और रिवाइज करना है। अब आता है यहाँ पे एटलस पिक्चर में। देखो, एक बार तो आपने एटलस का यूज़ किया जब आप इस तरीके के मैप को डिज़ाइन कर रहे थे। ये इंडस रिवर का मैप है, या मैं कहूँ जम्मू कश्मीर का मैप है, इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। एक बार तो आपने एटलस का, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ऑक्सफोर्ड एटलस का, आपने एटलस का यूज़ किया एक बार, पहली बार सबसे पहले जब आपने इस तरीके के मैप को डिज़ाइन किया, अच्छी बात है। अब दूसरी बार क्या उसके बाद कभी जीवन में एटलस नहीं खोलना पड़ेगा? मैं ये समझा रहा हूँ नहीं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब भी अगली बार आपके सामने वो चीज़ न्यूज़ में आएगी, आपको सबसे पहले ये कुछ टाइम तक प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको, जब तक कि आपका मैप उतना रिफाइन नहीं हो जाता कि उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। और वो आपको कुछ दिन में समझ में आ जाएगा खुद से। जब आपको जैसे ही न्यूज़पेपर में कोई लोकेशन दिखेगी, उसमें बातें चलेंगी जितनी भी लोकेशन की, वो सारे आपके मैप में होंगी, तो समझ जाना मैप हो गया आपका रिफाइन। मगर जब तक वो रिफाइन नहीं होता, जब तक आपको बार बार अपना ऑक्सफोर्ड एटलस खोलना है। जैसी वो लोकेशन आ रही है न्यूज़ में, उस ऑक्सफोर्ड एटलस को जब आप बार बार देखोगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मैं पहले ये भी बताता हूँ आपको। देखो, एक बार तो आप मेहनत कर चुके हो, ये मैप बना चुके हो। अब मान लो कि न्यूज़ में आ रहा है कि देपसांग प्लान या प्लेन में या गालवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ हो गया। अब एक तो ये तरीका है कि मैं मैप बना चुका हूँ ऑक्सफोर्ड एटलस से देख के, तो मैं तुरंत अपने ही मैप को देख लूंगा कि हाँ हाँ ये यहाँ पे आता है देपसांग, इसके ऊपर दौलत बेग ओल्डी, इसके नीचे गलवान, यहाँ पे काराकोरम, यहाँ से नदी जाती है इसके बिल्कुल पैरेलल से। कौन सी है, नुब्रा है क्या? नहीं, जवाब है श्योक रिवर। ये तो हो गया मेरे मैप से मैंने पढ़ लिया। मगर स्टार्टिंग में ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड एटलस से। इसको बोल रहा हूँ मैं रिफाइनमेंट। तो क्या करो, जैसे ही आपको कोई खबर दिखे न्यूज़ में, पहले तो अपने मैप को खोल लो कि हाँ भैया गालवान मैंने मैप मार्क किया है, अक्साई चीन पता है मुझे कहाँ आता है, इसको पूरा रिवाइज कर लो। और तुरंत जल्दी से इसी के बाद एक बार वापस से ऑक्सफोर्ड एटलस खोल लो, क्योंकि इसके फ़ायदे सुनो। अब आपको वहाँ पे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी लोकेशन, क्यों? क्योंकि आपने तो रटी हुई है लोकेशन, आपका सीधे उंगली और आंख सीधे उस लोकेशन पे जाके गिरेगी कि ये रही। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच चुके हो। अब आप ऑक्सफोर्ड एटलस में ये ढूंढोगे कि इसके आसपास की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है जो मैं भूल गया हूँ और जो मुझे आनी चाहिए थी।
मान लो आपको मिल जाता है कि हाँ एक चीज़ है जो मैं भूल गया, और वो है कारातागला पास, वो तो यहीं से जाता है, इसके ठीक ऊपर से दौलत बेग ओल्डी के, ये तो मुझे लिखना चाहिए था। या ये जो श्योक नदी है ये तो रेमो ग्लेशियर से निकलती है, ये कितनी छोटी सी चीज़ थी मगर मैं तो इसको भूल ही गया। तो तुरंत क्या करो आप, इस रेमो ग्लेशियर को भी लिख लो, इससे आपका मैप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। ऐसे बार बार जब आप 5-10 बार चीज़ों को कर लोगे, इसके ऊपर कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने नदी बना ली, मैंने इंपॉर्टेंट पासेस बना लिए यहाँ के, एक दिन मैं बैठा कि यार एक काम करता हूँ, ये तो बना ही लिया है, अब एक काम करता हूँ एक दिन सारे पासेस बना लेता हूँ, काराकोरम, कारातागला, खारदुंगला, लानकला, सब बना लिए। फिर मैं एक दिन बैठा कि यार अब तो सारे नदी भी बना ली, सारे माउंटेन रेंजेस पासेस भी बना लिए, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थी वो भी बना ली, अब क्या करूँ। तो एक दिन मैं बैठा, मैंने सोचा एक काम करता हूँ यार, मैं नेशनल पार्क्स को भी लिख लेता हूँ यहीं पे, क्या जाएगा मेरा, मैंने वो भी लिख लिए। समझ रहे हो आप बात को। अब मैंने सोचा कि यार अब मैंने सारे नेशनल पार्क्स भी लिख लिए, अब मैं क्या करूँ। तो अब मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ मैं, कि यहाँ पे जितनी भी नदियाँ जहाँ से निकल रही हैं, जैसे कोई निकल रहा है बाराबंगाल चंबा डिस्ट्रिक्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट लिख लो और उसकी स्टेट लिख लो। समझ रहे हो, जैसे मान लो चंद्रा और भागा मिलके ये कौन सी नदी बनाते हैं, चेनाब। चंद्रा और भागा ये यहाँ लिख लो, इसके ऊपर और नीचे की जो लोकेशन है, क्योंकि मेरे को घूमने भी जाना है, टंडी के लॉन्ग, इसको लिख लो। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी आपको लगातार बना बना के पूछ रहा है ना। अब मान लो जैसे पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ना, अब उरी अटैक के बारे में किसको नहीं पता, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में किसको नहीं पता, अटैक होते रहते हैं। अगर आपसे खुदा ना खास्ता ये पूछ लिया भाई साहब कि इससे कौन सी नदी पास होती है, और आप वहां पे ढेर हो जाओगे, आपको पता ही नहीं कि वहां पे अब इंडस लगाऊं, सतलज लगाऊं, झेलम लगाऊं, क्या लगाऊं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप खुद सोचो ये चीज़ कि अगर आपसे कोई बारामूला उरी अटैक के बारे में पूछ रहा है, कुपवारा अटैक के, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप मैप को डिज़ाइन करो। इसी के साथ साथ देखो इसका कोई अंत नहीं है, आप जितनी बेहतर प्रैक्टिस करोगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अब मान लो कि कोई और समझदार बच्चा है, ठीक है, अब वो और समझदार बच्चा क्या काम कर सकता है, जैसे मान लो कि वो एलओसी के बारे में बात कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो किसी दिन उसने मान लो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देख लिया, है ना। मैं आप सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा चुका हूँ, अगर आप चाहते हो तो उसमें मेरी हेल्प ले सकते हो, वरना आप चाहो तो खुद से भी सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान लो द्रास और कारगिल है, अब जैसे एलओसी के बारे में पढ़ रहे हो तो जरा लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में देख लो, कब डिज़ाइन हुई, 1972 में हुई क्या, इसके बारे में भी आप इस मैप में लिख सकते हो, ताकि जब भी आप इस मैप को देखो तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ लद्दाख, न सिर्फ वाटर बॉडीज, न सिर्फ नदियाँ, न सिर्फ माउंटेन रेंजेस, न सिर्फ माउंटेन पासेस, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस डेट इज इंडिया और पाकिस्तान, आप उसको भी रिवाइज करवा पाओ। ठीक है। गिलजित बल्तिस्तान देखो आप, लगातार इशू चल रहा है ना। माउंटेन रेंजेस, पामीर नॉट कहाँ आती है, कहाँ से पास होती, सारी चीज़ें आपको मैपिंग के थ्रू करने में मदद मिल सकती है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा कोस्टल एरिया, या मैं कहूँ मेनलैंड से दूर लेके चलता हूँ, काम करता हूँ लक्षद्वीप के साइड ले चलता हूँ, देखो अंडमान। अब जैसे देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसको बीच में रोक के देखो, आपको लग रहा होगा कि यार इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, बार बार जब भी कोई न्यूज़ आएगी मैं एटलस में हाइलाइटर से मार्क कर लेता हूँ, वहाँ पे इनफैक्ट स्टिकी नोट भी लगा दूंगा मैं, जैसे मान लो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट वाला मैप आएगा एटलस का, वहाँ पे स्टिकी चिपका दूंगा। ये चीज़ें इस तरीके से नहीं हो पाती। स्टिकी नोट्स का मतलब होता है कि आपने एक तरीके के कलरफुल पेपर में चीज़ों को लिखा हुआ है, कलरफुल पेपर में चीज़ें लिखी हुई आपको सिर्फ वो चीज़ रटवाएंगी, आपको लोकेशन इम्प्रिंट नहीं करवा सकती। जैसे कि अगर आपको कहूँ कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जितनी भी पीक्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नॉर्थ से साउथ तक रट लो, आप रट लोगे, मगर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे दिन में आप उसको लिख पाओ या याद कर पाओ, रिट्रीव कर पाओ। वो जब ही पॉसिबल है जब आपने एक बार इतनी मेहनत से एक मैप को बनाया हो ऐसे करके। जब तक इस मैप को कम से कम 10 से 15 बार आप रिवाइज नहीं करोगे, मैं आपको एक चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपसे कोई 10 डिग्री चैनल के बारे में ये पूछ लेगा ना कि वो किन दो चीज़ों को डिवाइड करता है, आप ये भी नहीं बता पाओगे। कम से कम 10 बार रिवीजन लगता है। अब होगा क्या कि जब आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप खोलोगे एटलस में, पहली बात तो वो इस तरीके से देता नहीं है, दूसरी बात चलो आपने कोई बहुत अच्छी मैप को खरीद लिया, जो भी आजकल कोई बहुत सारी चीज़ें चल रही, हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता हूँ, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसे मैप आते होंगे जो आपको एग्जैक्टली ऐसा मैप बना के दे दे।
मगर क्योंकि आपने उस पर अभी तक खुद से पेन नहीं चलाया है ना, खुद से ये चीज़ें सोची नहीं है कि यार ये इस आइलैंड से कितना दूर है पोर्ट ब्लेयर, बैरन आइलैंड हमारे यहाँ का एक्टिव वॉल्केनो है या नहीं है, डॉर्मेंट है, कितने किलोमीटर आता है, इसका नाम बहुत चलता है, डंकन पैसेज कहाँ आता है, तब तक आप इस चीज़ को चेरिश भी नहीं कर पाओगे और आप उसका आंसर भी नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पीवीटीजी भी है मैक्सिमम, एक को छोड़ के। आपसे ये पूछेंगे वो कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, तो इस तरीके से ट्राइब्स भी यहीं पे लिखो ना, जितनी चीज़ें वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आप उस मैप पे लिख दो अपने हाथों से, धीरे 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 करके। ये एक दिन में नहीं होगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये मैप्स फिल होते जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ चीज़ें मैं आपको अभी तक समझा पाया हूँ। एक बार मैं जल्दी से पॉइंट चेक कर लेता हूँ। देखो, हमने अभी तक क्या बात कर ली है। एक तो हमने बात कर ली है न्यूमोनिक्स की, मैंने आपको न्यूमोनिक्स के बारे में अच्छा बताना है। देखो, हमने अभी बात कर ली है हाउ टू रीड एटलस, एटलस कैसे पढ़ना है। क्या अगर एक मैप हर किसी के लिए आप बनाओगे नेशनल पार्क रिवर, ये अच्छी बात है, याद करने के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। ये इसलिए अच्छी बात है क्योंकि इस इनिशियल लेवल पे अगर आपको चीज़ें याद नहीं हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है चीज़ों को याद रखने में, है ना। जैसे अगर आपसे कोई बोले नॉर्थ से साउथ माउंटेन रेंजेस को जमा दो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आपकी किस्मत चेत जाएगी, क्योंकि आपने उस तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है ना। और उस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। मगर रिसेंट में अगर कुछ टाइम में देखें तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पूछ रहा है। तो अगर वो दूसरे तरीके के ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस को पूछ रहा है तो अभी हमारा दायित्व है कि हमको उस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करवाना चाह रहा हूँ। देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारी माउंटेन रेंजेस है, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों को ला ही नहीं पाया, है ना। मगर ये देखो, यहाँ पे जितनी भी माउंटेन रेंजेस है अगर आप उसको याद रख भी लोगे, अगर आपसे कोई ये पूछ लेगा कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क के पास में कौन सी माउंटेन रेंज है, इवन आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि ये जो नेशनल पार्क है इसके आसपास कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, अब सोचो कि आपने नेशनल पार्क का सिर्फ एक बना लिया और आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई नहीं, आप वहाँ पे अटक जाओगे, समझ रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उन सबको साथ में बनाओ। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो मैंने आपको ये समझा दिया हाउ टू रीड एटलस, वन मैप फॉर एवरीथिंग। क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, मगर इससे ज़्यादा सही ओवरलेइंग मैप हो सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि कैसे डिज़ाइन करना है ओवरलेइंग मैप्स को। टाइम इज़ मनी, एक बार मेहनत करो, मैप को एक बार बनाओ, बार बार उसको रिफाइन करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर टाइम बचेगा और सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। मजाक कर रहा हूँ, आपका सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन होगा। हर बार रिवाइज करना है लोकेशन को ईच एंड एवरी टाइम जब भी वो खबर में आता है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। पहले अपने मैप में देखना है, अपने मैप के बाद फिर से ऑक्सफोर्ड एटलस खोलना है कंफर्म करने के लिए कि कुछ चीज़ जगह छूटी तो नहीं है, और उसके बाद में छूटी तो उसको अपडेट करना है और आगे बढ़ जाना है। निमोनिक्स, निमोनिक्स एक बहुत ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि निमोनिक्स याद करते हैं और फिर उस निमोनिक्स को याद करने के लिए कहानी याद करते हैं, उस कहानी को याद करने के लिए दूसरी चीज़ याद करते हैं। ये मैं आप लोगों के इंडिविजुअल लेवल पे छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या पसंद है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, मैंने आज तक कोई निमोनिक्स नहीं करे और सारे क्वेश्चन में मैपिंग के कर सकता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है उसमें। ठीक है, तो मुझे जैसे चीज़ें याद हैं नाम से ही याद है। अब वो कैसे हुई, प्रैक्टिस से करो, आप निमोनिक से करो, जो आपको लगता है। अगला है फैक्चुअल वर्सेस लॉजिकल क्वेश्चन। देखो, ज्योग्राफी से कुछ आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन कि ये नदी, ये नाला, ये कौन सी चीज़ कहाँ है। ये तो हो गया दिमाग लगाने वाला, बिना दिमाग लगाए वाला क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस से आएगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप उतनी कर रहे हो, रोज अगर 15 मिनट भी उतनी चीज़ कर रहे हो पूरे साल भर तक, फैक्चुअल वाली तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, हर साल बताता हूँ बच्चों को, हर साल करके आते हैं वो सही। ठीक है, अब आती है लॉजिकल पे बात। लॉजिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि यार जैसे ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, पहली बात तो जब ये डिवाइड होता है, यहाँ पे पानी क्यों आता है, यहाँ पे पानी क्यों नहीं आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे आपका लॉजिकल जो आपकी चीज़ें हैं, माउंटेन रेंजेस जो भी आपने पढ़ी हैं कि कहाँ से क्या चीज़ डाइवर्ट होती है, वो आपको यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरी फैक्चुअल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि हाँ भैया साउथ वेस्ट मानसून किस तरीके से दो ब्रांचेस में टूटता है, किस तरीके से घूम कर नीचे आता है,
अगर कॉन्सेप्ट पता है, एक बार पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद तो अगर साउथ वेस्ट मानसून पे क्वेश्चन आएगा तो हर एस्पिरेंट इसको बनाता है फटाफट, यहाँ पे माउंटेन रेंज बनाता है, ईस्टर्न घाट लिखता है, ये करता है, वेव बनाता है, विंड सिस्टम बनाता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल दोनों चीज़ें काम करती हैं। अब आते हैं स्मार्ट वर्सेस हार्ड वर्क। देखो, हार्ड वर्क पहली बार करना पड़ता है, जब तक 10 बार 15 बार में आपका मैप रिफाइन नहीं हो जाता। एक बार वो रिफाइन होने लग गया, आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी और फिर सिर्फ स्मार्ट वर्क के थ्रू आप आगे बढ़ जाओगे। आखिरी आता है डिजिटल में करें या फिजिकल पेपर में करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो, फिजिकल पेपर हमेशा बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन इसलिए देता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी उसी पेपर पे लिखनी है, मगर अपडेट करने के लिए डिजिटल पेपर बहुत आसान होता है। जैसे मान लो कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने एकदम से कोई चीज़ पढ़ी, मान लो मैंने पढ़ा ये कि अरे यार यहाँ पे तो हडसन बे में कुछ और चीज़ें आती हैं, या मैंने कुछ गलत लिख दिया, मान लो मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ भी एक, ठीक है, मुझे बाद में पता चलता है कि यार ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, या कोई भी एक्स वाई जेड आप समझ लो, ठीक है, सिचुएशन जहाँ पे मुझे इस चीज़ को हटाना है। अब फिजिकल में तो क्या, फिर से यार वो काटा पीटी होगी, मज़ा नहीं आएगा, मज़े वाली बात है ये, ठीक है। डिजिटल में क्या है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में, हटाओ दूसरा लिख दो। तो ये डिजिटल का फ़र्क है, ये फिजिकल का है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ये डिजिटल ऐसा कोई मीडियम नहीं है तो इसमें ऐसा कोई हताश होने वाली बात नहीं कि अरे अब क्या करूँगा मैं, मेरा जीवन ही खत्म हो गया, मेरे पास डिजिटल नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत रहेगी, वहाँ जाके चुपचाप करो, एडवांटेज भी एंड में आपको ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जितनी भी चीज़ें थी मैं बता पाया, है ना। जैसे मैंने आपको भी अंडमान एंड निकोबार का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत से मल्टीपल क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। अब जैसे देखो, आप मान लो किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, मैं एक दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो बेन गुरियन कैनल के बारे में पढ़ रहे हो, अब ये कहाँ आती है, इसराइल इसके साथ क्या कर रहा है, वो तो एक टॉपिक हो गया, मैं उस पर नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैपिंग। जैसे ही बेन गुरियन कैनल देखा आपने, तुरंत एक मैप खोलो, मैप में अपना खोलो कि आपने क्या कभी इसको बनाया हुआ है, जवाब मिलेगा नहीं। अब अच्छा कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब ढूंढो कि इसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोई डेजर्ट है क्या, कौन कौन से देश हैं, कैनाल क्यों बना रहे, उस पूरी चीज़ को वहाँ पे लिख लो, ठीक है। लिखो, ड्रॉ करो, ये आपके ऊपर है, ये आपकी मर्जी है कि अब आपको इसको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैप बनाओ, मैप पे उन सारी चीज़ों को लिख लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेन गुरियन कैनल आया, बेन गुरियन कैनल कहाँ पे है, पहले तो ये लिख लो। इसके आसपास कौन से देश हैं वो लिख लो, इसके आसपास कोई डेजर्ट है क्या वो लिख लो, बस आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे वो पूछ ले, पूरी दुनिया जगत की, आप उसका आंसर कर दोगे, ये एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझाने की कोशिश की है, वो आपको बीइंग अ बिगिनर या फिर इवन इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन द यूपीएससी प्रिपरेशन आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। ऑल्दो मैं आखिर में भी बोलना चाहूँगा कि हर किसी का एक अपना तरीका होता है, मैं ओवरऑल किसी भी चीज़ को कभी डिनाइज नहीं करता। हो सकता है कि कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट मेरे को देख रहा हो जो ये बोल सके कि मैं तो एक बार एटलस पढ़ता हूँ और मुझे सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, फालतू की मेहनत मैं क्यों करूँ, देन वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि वो इतना ब्राइट है कि वो ये चीज़ क्लेम कर सकता है कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बट फॉर रेस्ट ऑफ द एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, मैं आपको इस बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रैक्टिस को जरूर करके देखना। दैट्स इट फॉर माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इन देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।